हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो वीआरएफ में जो हम मशीन सिलेक्शन करते हैं तो उसका इक्विपमेंट सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो कि प्रॉपर वे में जो हमें तोशिबा हमें खुद वो एक प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्विपमेंट सिलेक्शन करना होता है। तो मैं उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि एक चार्ट तैयार कर लिया है। उस चार्ट में क्या है कि पहले हम लोग प्रीलिमिनरी सिलेक्शन करेंगे इंडोर यूनिट का, और फिर साइमल्टेनियसली आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करेंगे। फिर कैपेसिटी करेक्शन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। उसके बाद आउटडोर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, आउटडोर और इंडोर का। फिर कैपेसिटी करेक्शन कैसे करना है, देन हम जजमेंटल रिजल्ट एक बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडोर और आउटडोर यूनिट मॉडल्स के बारे में, और सिस्टम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर नंबर ऑफ़ कनेक्टेबल इंडोर यूनिट्स, जो भी हम आउटडोर यूनिट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इंडोर यूनिट का सिलेक्शन करना होता है। फिर रिमोट कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बता देता हूँ। जो सिलेक्शन चार्ट का जो सिलेक्शन फ्लो चार्ट दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंडोर यूनिट एयर कंडीशनिंग, इंडोर एयर कंडीशनिंग एट ईच रूम लोड। तो जैसा कि नंबर 1 आपको बता रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि हर एक रूम के अकॉर्डिंग हम लोग अपना हीटिंग और कूलिंग लोड हमें मिल जाता है बाय हीट लोड कैलकुलेशन से। तो हीट लोड कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रीलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ इंडोर यूनिट इन द स्टैंडर्ड कैपेसिटी नो लेस देन एयर कंडीशनिंग लोड एट ईच रूम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एज पर स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंडोर यूनिट का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि कैलकुलेट द करेक्टेड कैपेसिटी ए ऑफ ईच इंडोर यूनिट। फिर करेक्शन निकालेंगे, करेक्शन कैपेसिटी। तो मैं एक बार पहले फ्लो चार्ट के बारे में बता दूं। पहले करेक्शन कैपेसिटी निकालेंगे, उसके बाद फिर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट, स्टैंडर्ड कैपेसिटी आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे कि कैलकुलेट द करेक्टेड कैपेसिटी बी। करेक्शन कैपेसिटी बी कैसे निकलेगा, तो जो भी हमारा करेक्शन कैपेसिटी ए आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे करेक्शन वैल्यू ऑफ पाइपिंग लेंथ और लिफ्ट। सो पाइपिंग लेंथ और हाइट का जो करेक्शन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे कैपेसिटी ए से, ठीक है। तो हमें करेक्शन कैपेसिटी बी मिल जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है कि करेक्टेड कैपेसिटी बी ऑफ इंडोर यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आपका एयर कंडीशनिंग लोड से। तो जो भी आपका लोड आएगा, जो भी ये लोड आएगा एयर कंडीशनिंग लोड, तो इस लोड से ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अगर आपका करेक्टेड कैपेसिटी बी जो है वो लेस देन आता है, तो आपको इंडोर यूनिट का जो भी स्टैंडर्ड आपने सिलेक्शन किया हुआ है इंडोर यूनिट का, उस कैपेसिटी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी में आपने मान लीजिए ये करेक्टेड कैपेसिटी है, अगर इसका वैल्यू अगर एयर कंडीशनिंग लोड से अगर कम आ रहा था तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कैपेसिटी में आपको इंक्रीज करना होता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि करेक्शन वैल्यू ऑफ बिलो स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट। फिर हम लोग क्या करते हैं कि करेक्शन वैल्यू निकालते हैं आउटडोर यूनिट का। जैसे कि जब हम इंडोर आउटडोर सेलेक्ट करते हैं तो करेक्शन कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट हमें निकालना होता है। तो उसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, उनका करेक्शन कैपेसिटी निकाल के सबको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है, मैं करके दिखाऊंगा एक एक करके। अगर नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपका करेक्शन कैपेसिटी कनेक्टिंग पाइप लेंथ एंड लिफ्ट बिटवीन इंक्रीज आउटडोर यूनिट एंड प्रीलिमिनरी सेलेक्टेड आउटडोर यूनिट इज डिफरेंट, बोथ ग्राफ इज डिफरेंट। तो उसके बाद आपको ये मैं डिटेल में दिखाऊंगा इसको करके। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमको
करेक्टेड कैपेसिटी सी निकालना होता है। करेक्टेड कैपेसिटी ये जो सी दिया हुआ है आपको, तो करेक्टेड कैपेसिटी निकालने का भी फार्मूला यहाँ है हमारे पास, कैसे निकालना है। उसके बाद जो करेक्टेड कैपेसिटी आपका आएगा इंडोर यूनिट का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एयर कंडीशनिंग लोड फॉर ऑल रूम्स। तो जो भी रूम का आपका लोड है, ये जो भी रूम्स का लोड है, उन लोड्स से इसका कैपेसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। अगर इक्वल टू नहीं हो रहा है तो आपको फिर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट। आपने देखा था कि अगर बी करेक्टेड कैपेसिटी बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ओके, अगर लेस देन है तो आपको इंडोर का बढ़ाना था कैपेसिटी। लेकिन जब करेक्टेड कैपेसिटी आपका एयर कंडीशनिंग लोड से कम आएगा तो उस केस में आपको आउटडोर का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये आपका प्रोसेस ओके हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हमें मिल जाएगा। तो इस सिलेक्शन को करने के लिए तोशिबा हमें जो प्रोसीजर देता है, वो प्रोसीजर इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे ये प्रोसीजर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि अभी हम जिस कंडीशन पे इक्विपमेंट सिलेक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पे इंडोर टेम्परेचर का कंडीशन ये है और आउटडोर टेम्परेचर का कंडीशन ये है। मैं अभी आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्शन कंडीशन दिया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो कैसे कैसे करते हैं इसका मैं डिटेल दिखाता हूँ आपको। तो अगर कूलिंग है, इंडोर टेम्परेचर अगर कूलिंग है तो 27 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब और 19 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब होगा। और हीटिंग के केस में 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब होगा। और इक्विवेलेंट पाइपिंग लेंथ 46 मीटर है। इक्विवेलेंट पाइपिंग लेंथ जैसा कि हम लोग पहले देखे थे, इक्विवेलेंट पाइपिंग लेंथ कौन सा होता है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट पाइपिंग लेंथ L इज द लॉन्गेस्ट वन ऑफ L-O LA LB LC। तो यहाँ LO से लेके LC तक जो भी लॉन्गेस्ट लेंथ है वो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ होता है। तो ये टोटल आपका दिया हुआ है 46 मीटर। और फिर आउटडोर कंडीशन क्या है कि अगर कूलिंग में है तो 35 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब, और हीटिंग में है तो 6 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब और 3 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ आपका हाइट ऑफ आउटडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट हाइट हम कहाँ से लेंगे, तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे HO, ये HO कौन सा हाइट है, आउटडोर यूनिट से लेके जो भी हमारा फर्स्ट रेफिनेट होगा, फर्स्ट ब्रांचिंग जॉइंट होगा वहाँ तक का। और फिर उसके बाद इंडोर यूनिट का जो भी ये हाइट दिया हुआ है HA, HB और HC। तो हाइट निकालने के लिए आपको H इक्वल टू होगा HO ये हाइट प्लस लार्जेस्ट वन ऑफ HA, HB और HC। HA, HB और HC तीनों में जो भी हाईएस्ट लेंथ होगा, हाइट होगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हाइट अभी जो हमें मिल रहा है वो कितना है, 20 मीटर है, एज पर हम जो भी साइट डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना होगा इंडोर करेक्शन। इंडोर करेक्शन में आपको टेम्परेचर करेक्शन निकालना है, फिर पाइपिंग करेक्शन निकालना है। अब टेम्परेचर करेक्शन और पाइपिंग करेक्शन दोनों हीटिंग और कूलिंग के लिए निकालना है ये चार्ट से। तो ये कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं, कूलिंग और हीटिंग कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यहाँ पे देख रहे होंगे करेक्शन चार्ट फॉर कूलिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन। तो ये करेक्शन चार्ट फॉर कूलिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो अभी हम कूलिंग के लिए निकालेंगे टेम्परेचर करेक्शन। ठीक है। अब टेम्परेचर करेक्शन में हम देखेंगे कि इंडोर एयर वेट बल्ब टेम्परेचर वर्सेज कैपेसिटी करेक्शन वैल्यू। तो इंडोर का इनसाइड टेम्परेचर हमारा कितना था, इनसाइड टेम्परेचर था हमारा व्हेन कूलिंग के केस में 27 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब और 90 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब। तो यहाँ पे वेट बल्ब कितना है आपका 19 डिग्री सेल्सियस, और तो 19 डिग्री सेल्सियस पे हम देखेंगे कि हमारा करेक्शन वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ 15 दिया हुआ, 16, 17, 18, ये 19 का लाइन है आपका, मान लीजिए ये 19 का लाइन है। उसके बाद अब 19 के लाइन पे ये जो लाइन आपको जो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे हम देखेंगे करेक्शन वैल्यू हमें कितना मिल रहा है।
तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, इसको इंटरसेक्ट किया तो कितना मिल रहा है, अप्रोक्स हमें 1 मिल रहा है। तो यही 1 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, इन टेम्परेचर करेक्शन निकालेंगे हीटिंग के लिए। अब हीटिंग के लिए हमको निकालने के लिए जाना पड़ेगा दूसरे चार्ट पे। अब जैसे कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि इंडोर एयर ड्राई टेम्परेचर वर्सेस कैपेसिटी करेक्शन वैल्यू। तो इसमें अब देखेंगे हम हीटिंग के केस में कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब, ठीक है। अब यहाँ पे इंडोर ड्राई बल्ब, वहाँ पे वेट बल्ब था, कूलिंग में हीटिंग में ड्राई बल्ब 20 डिग्री है। तो 20 डिग्री को जब हम करेक्शन वैल्यू वाले पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो ग्राफ लाइन आपको दिख रहा है इंक्लाइन लाइन, तो जैसे हमें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से हम चले जाएंगे करेक्शन कैपेसिटी वैल्यू की तरफ। तो यहाँ हमें कितना मिल रहा है, 1 वैल्यू मिल रहा है। तो वही यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। उसके बाद हम पाइपिंग करेक्शन निकालेंगे कूलिंग और हीटिंग के लिए। तो ये कैसे निकलेगा, पाइपिंग करेक्शन के लिए आपको अभी हम कूलिंग के लिए निकालना है, ठीक है। अब जैसे ये पाइपिंग आपको दे रखा है कि कनेक्टिंग पाइप लेंथ एंड लिफ्ट डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर यूनिट वर्सेज कैपेसिटी करेक्शन वैल्यू। तो आपका जो भी कूलिंग के लिए आप देखिए पाइपिंग लेंथ, तो आपका इक्विवेलेंट लेंथ कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मॉडल एंड पाइपिंग लेंथ कितना है हमारा। पाइपिंग करेक्शन के बारे में मैं बताता हूँ फिर क्योंकि इसमें आउटडोर यूनिट सिलेक्शन हमें चाहिए होगा, तो फिर आउटडोर यूनिट कैसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइपिंग करेक्शन कैसे करना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ इंडोर यूनिट विद आउटडोर यूनिट बाय ईच एयर कंडीशनिंग लोड। जैसा कि अपने प्रोसीजर में पढ़ा था कि पहले हम लोग इंडोर यूनिट का सिलेक्शन करेंगे, फिर इस बेस पे जो भी आएगा आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन करेंगे। प्रिलिमिनरी, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, फाइनल सिलेक्शन हमें लास्ट में करना है। तो अब देखिए, अब जैसे जब हम लोग हीट लोड किए, तो मान लीजिए एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, उस पे रूम्स नेम दिया हुआ है, जैसे ऑफिस 1 मीटिंग रूम, ऑफिस 2 लॉकर रूम, ये डिफरेंट टाइप्स के रूम्स है और उसके एप्लीकेशन है। तो अब हमारा जो एयर कंडीशनिंग लोड आया है, जो भी हीटिंग कूलिंग लोड और हीटिंग लोड बेस्ड ऑन हीट लोड कैलकुलेशन, जब हम ऐप से हीट लोड करते हैं तो वहाँ पे हमें कूलिंग लोड और हीटिंग लोड का किलोवाट मिलता है। तो अब यहाँ पे किलोवाट इसका दिया हुआ है, जैसे 6, 4.6, 3.8, फिर इसका हीटिंग कैपेसिटी हो गया 6.25। ये साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन होता है, जैसे एक कैलकुलेशन करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है बाय सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब हम क्या करेंगे कि हीट लोड कर लिया मैंने, कैपेसिटी हमें मिल गया कि कितना चाहिए किस रूम में। फिर हम इस बेस पे क्या करेंगे कि इंडोर यूनिट का सिलेक्शन करेंगे। अब इंडोर यूनिट का सिलेक्शन करने के लिए आपको उसी चार्ट पे चले जाना है, जो भी आपका कैटलॉग है। कैटलॉग में जाने के बाद जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब इसका देखेंगे कूलिंग कैपेसिटी कितना है, 6 किलोवाट है। अब 6 किलोवाट देखेंगे, हमारा 6 किलोवाट का मशीन किधर है, तो ये कूलिंग कैपेसिटी दिया हुआ है। कूलिंग कैपेसिटी में आपका 6 किलोवाट नहीं है, ठीक है, 6 किलोवाट एंड तो 6 किलोवाट आपका का मशीन कोई भी नहीं होता है। तो 6 के बाद अब आपको 5.6 तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटी लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी 7.1 का मशीन सिलेक्शन कर लेंगे। तो इसका मॉडल नंबर कितना दिया हुआ है आपको, MMU AP 24 कैपेसिटी रैंक है इसका, और कैपेसिटी रैंक मतलब 24 BTU, और HP में हो गया 2.5 HP। तो अभी ये मशीन हमने सेलेक्ट कर लिया 7.1, और इसका हीटिंग कैपेसिटी आपका हो गया 8 हीटिंग कैपेसिटी हो गया। सेम ऐसे ही आपको मीटिंग रूम में 4.6 का मशीन है। आप देखेंगे 4.6 का मशीन देखेंगे कि कौन सा है। आप देखिए 4.6 का मशीन यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 और 5। अब हम मैच करेंगे कि हीटिंग और कूलिंग दोनों हम मैच कर रहे हैं या नहीं। तो हमें चाहिए 4.6 और 5 का मशीन चाहिए, 4.6 और 5। तो हम ये मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं 4.5 का। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा
क्योंकि आप यहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी का मशीन सेलेक्ट कर रहे हैं वो 4.5 का दिया हुआ है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लोड आपका इससे ज़्यादा है तो आप अभी 5.6 का मशीन सेलेक्ट कीजिएगा। 5.6 और 6.3, 5.6 और 6.3, और इसका मॉडल आपका आ गया 18। ठीक है, इसका कैपेसिटी रैंक आ गया 18 और 2 HP का मशीन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, मान लीजिए अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये 11.8, 11.8 का कूलिंग देखते हैं किधर है 11.8। अब 11.8 हमको सेलेक्ट करना है, लेकिन अब जब कूलिंग कैपेसिटी में आप मशीन के कैटलॉग में देखेंगे तो 11.8 नहीं दिया हुआ है, और हीटिंग कैपेसिटी आपको चाहिए 12, और 12 तो 12 तो मैच कर रहा है हीटिंग, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी आपको कम पड़ रहा है, तो आप उससे जो भी नेक्स्ट साइज का मशीन होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अभी ये सेलेक्ट कर रहा हूँ 14 किलोवाट और 16 किलोवाट का, 14 किलोवाट और 16 किलोवाट का मशीन सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप पूरे रूम्स का मशीन सिलेक्शन कर सकते हैं अपने हीट लोड के बेस पे जो भी आया है। फिर अब आपको क्या निकालना है, करेक्टेड कैपेसिटी ए निकालना है। अब करेक्टेड कैपेसिटी ए कैसे निकलता है, करेक्टेड नेक्स्ट स्टेप है आपका। अब देखिए कैपेसिटी ए। अब करेक्टेड कैपेसिटी ए निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय द करेक्शन वैल्यू ऑफ इंडोर यूनिट। तो जो भी हम लोग इंडोर यूनिट का करेक्शन वैल्यू लेके आए थे बेस्ड ऑन हीटिंग और कूलिंग लोड, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर करेक्शन हीटिंग और कूलिंग का, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई दिया हुआ है G14 इंटू M4। अब G14 कौन है, हमारा स्टैंडर्ड कैपेसिटी 7.1, अब मल्टीप्लाई बाई कर दिए 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कर देंगे 5.6 मल्टीप्लाई बाई आपका M4 हो जाएगा ये सेम। नेक्स्ट वैसे ही स्टैंडर्ड कैपेसिटी इंटू 1, स्टैंडर्ड कैपेसिटी इंटू 1। तो आप एक मल्टीप्लाई करके आप ऐसे इसको कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई सारे सेल में। उसके बाद फिर करेक्शन कैपेसिटी आपको निकालना है हीटिंग के लिए। अब हीटिंग के लिए करेक्शन कैपेसिटी निकालने के लिए क्या है आपका H14 मल्टीप्लाई बाई M5। अब जो भी स्टैंडर्ड कैपेसिटी का हीटिंग वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो भी टेम्परेचर करेक्शन आया है हीटिंग का, तो हीटिंग लोड का जो भी करेक्शन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड कैपेसिटी के हीटिंग वैल्यू से। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मैंने ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया करेक्टेड कैपेसिटी ए। ठीक है, और दूसरा चीज़ और आपको ध्यान में देना है, जब भी आप स्टैंडर्ड कैपेसिटी जब निकालेंगे, स्टैंडर्ड कैपेसिटी सिलेक्शन के बाद आपको प्रीलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट करना होगा। आउटडोर यूनिट आप इस बेस पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटी आया टोटल इंडोर यूनिट का, उस बेस पे आप आउटडोर यूनिट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आइए आउटडोर यूनिट के लिए हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी का 61.3 किलो कूलिंग और 68.9 हीटिंग का आउटडोर किधर है। तो इसके लिए आप चले जाइए फिर अपने इंडोर आउटडोर का मॉडल जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड में। अब देखिए, अब हमें तो चाहिए 61.3 किलोवाट का कूलिंग। अब देखेंगे कि जो भी आपका स्टैंड एलोन सिस्टम आता है जो कि सिंगल आउटडोर यूनिट का, वो मैक्सिमम आपका 45 किलोवाट तक का है, 45 किलोवाट कूलिंग और 50 किलोवाट हीटिंग। तो हमें जाना पड़ेगा कम्बिनेशन ऑफ आउटडोर यूनिट। तो कम्बिनेशन में हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अब 61.3 किधर है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 61.5 आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल रहा है, और 65 ये कूलिंग और 69 मिल गया हीटिंग कैपेसिटी। तो आप अभी हम जो सिलेक्ट करेंगे 22 HP का एक आउटडोर यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया 61.5 और 69 हीटिंग। जो मशीन का मॉडल नंबर क्या हो गया MMYP 2214 HT, जो कि यहाँ पे ये मॉडल नंबर आपको दिख रहा है MMYP 2014 HT। 8 का मतलब हो गया आपका 3 फेज। ठीक है,
अब जब भी आप आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक, तो आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन करते टाइम आपको नंबर ऑफ़ कनेक्टेबल इंडोर यूनिट भी देखना है, ये भी चेक करना है कि ये ओके है या नहीं है। तो अभी हमारा अपने सिलेक्शन के हिसाब से कितना मशीन हम लोग सेलेक्ट किए हैं, टोटल 11 मशीन 22 HP में, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम 37 तक का सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, ओके है। आउटडोर जब आपका प्रिलिमिनरी और सिलेक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट हो जाएगा, फिर अब हमें करेक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा बी। अब करेक्शन वैल्यू बी क्या होता है, बी करेक्शन वैल्यू क्या होता है, बी करेक्शन वैल्यू होता है कैपेसिटी ए, जो भी कैपेसिटी आपका ए आया है, मल्टीप्लाई बाय द करेक्शन वैल्यू बाय पाइपिंग कंडीशन ऑफ लेंथ। तो जो भी पाइपिंग लेंथ आपका आया हुआ है, ठीक है, पाइपिंग लेंथ का करेक्शन वैल्यू। अब पाइपिंग लेंथ का करेक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब उसको निकालने के लिए आपको जाना है। अब हम लोग क्या किए कि 22 HP का तो मशीन सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, अब पाइपिंग करेक्शन वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आप चले जाइए चार्ट पे। अब कूलिंग और हीटिंग दोनों के लिए हमें निकालना है, तो मैं पहले कूलिंग का निकाल लेता हूँ। अब ये करेक्शन चार्ट फॉर कूलिंग कैपेसिटी का यहाँ दिया हुआ है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कनेक्टिंग पाइप लेंथ एंड लिफ्ट डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। अब हमारा लिफ्ट डिफरेंस कितना था, टोटल 20 मीटर था, ठीक है, और इक्विवेलेंट पाइपिंग लेंथ 46 मीटर था, और आउटडोर हमारा सिलेक्शन है 22 HP का। तो स्टैंडर्ड मॉडल हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं 22 HP का, ठीक है। तो इसमें पाइपिंग लेंथ हमारा दिया हुआ है 220 और फिर इसके अकॉर्डिंग आपके इसके साथ आपको एक ग्राफ भी नज़र आ रहा होगा 22 के साथ साथ ग्राफ A2। तो अभी हम जाएंगे ग्राफ A2 पे। ग्राफ A2 पे जाने के बाद हमें कूलिंग मोड में पाइपिंग करेक्शन वैल्यू मिलेगा। तो ग्राफ 2 में चले जाते हैं। अब जैसे ग्राफ A1 दिया हुआ है और ग्राफ A2 दिया हुआ है। ग्राफ A1 A2 में जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका पाइपिंग लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ है और हाइट डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका टोटल इक्विवेलेंट लेंथ कितना है, 46 मीटर है, और हाइट आपका 20 मीटर। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए ये 40 और 50 है, तो 46 नियरली मान लीजिए ये सेंटर से थोड़ा सा इधर आएगा, और उसके बाद यहाँ हाइट डिफरेंस आपका 20 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ तो इस सिलेक्शन में आपको क्या नज़र आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये 90 है, ये 90 का चार्ट है, ये 90 के बाद ये 91 है, तो 91 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 91 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 92 सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 46 के हिसाब से। तो 92 सेलेक्ट कर लेते हैं पाइपिंग करेक्शन कूलिंग के लिए। उसके बाद पाइपिंग करेक्शन वैल्यू आपको हीटिंग के लिए भी निकालना पड़ेगा। अब हीटिंग के लिए पाइपिंग करेक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको जाना है, जैसा कि हीटिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन दिख रहा है, फिर आप चले जाइए जो भी ये करेक्शन वैल्यू दिया हुआ है। आप हीटिंग के केस में आपको सिर्फ एक ही चार्ट दिया हुआ है, जो कि आउटडोर यूनिट 8, अगर आउटडोर यूनिट 8 HP से लेके 48 HP तक है तो सिंगल चार्ट है। अब देखिए अब कितना लेंथ था मेरा, इक्विवेलेंट लेंथ कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट लेंथ 46 मीटर था और हाइट था मेरा 20 मीटर। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 46 मीटर कहाँ पे होगा, 46 मीटर नियरली इक्वल टू 40, 50, 45 इधर सेंटर में आएगा लगभग, ठीक है, इधर सेंटर में आएगा। जब 20 से इसको मैच करेंगे आप तो 97 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आएगा। तो क्योंकि ये 97 का लाइन है, ये 98 का लाइन है, तो इसके सेंटर में आ रहा है, तो इसका हम सेलेक्ट कर लेते हैं अप्रॉक्स 97, ठीक है। अब तो पाइपिंग करेक्शन वैल्यू भी निकल गया हमारा हीटिंग और कूलिंग के लिए। अब जैसे पाइपिंग करेक्शन निकल गया, फिर आप करेक्टेड कैपेसिटी निकालेंगे बी। करेक्टेड कैपेसिटी बी निकालने का क्या फार्मूला मैंने बताया था आपको,
करेक्टेड कैपेसिटी बी निकालने का फॉर्मूला होता है कैपेसिटी ए इंटू करेक्शन वैल्यू ऑफ पाइपिंग कंडीशन ऑफ लेंथ एंड लिफ्ट, जो भी हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी करेक्शन वैल्यू आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वैल्यू आपका हो गया I14। अब जैसे ये आई करेक्टेड कैपेसिटी आपका कूलिंग का 7.1 आया है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.92 से, तो I14 इंटू N4, सेम फॉर हीटिंग के लिए हो जाएगा J14 इंटू N5। ठीक है, उसके बाद ये सारे सेल में आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको देखना है कि करेक्टेड कैपेसिटी आपका जो भी करेक्टेड कैपेसिटी आया हुआ है वो आपका एयर कंडीशनिंग लोड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये टोटल करेक्टेड कैपेसिटी कूलिंग और हीटिंग का अगर लोड एयर कंडीशनिंग लोड से अगर कम आ रहा है तो आपको स्टैंडर्ड कैपेसिटी का लोड बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा मशीन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमेशा आपका कैपेसिटी बी ग्रेटर देन होना चाहिए एयर कंडीशनिंग लोड से। ठीक है, तो अभी हमारा 51.4 और 56.4 हो गया। ये इसका हीटिंग 52 है और करेक्टेड कैपेसिटी का हीटिंग वैल्यू हमारा 66.83 हो गया। तो यहाँ तक का तो हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब नेक्स्ट सिलेक्शन हम करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट। अब आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन करने के लिए अब हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे कि अभी अब फ्लोर हो गया और रूम नेम हो गया। रूम नेम के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, पाइप लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है कि 46 इक्विवेलेंट लेंथ हो गया और हाइट डिफरेंस उसका जो हाइट दिया हुआ है 20 मीटर का। उसके बाद अब हमें निकालना है कि करेक्टेड कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट। अब करेक्टेड कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट का क्या फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए। अब जो भी करेक्टेड कैपेसिटी आउटडोर यूनिट का निकालेंगे उसका फार्मूला होता है आपका इक्वल टू स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ सेलेक्टेड आउटडोर यूनिट। जो भी स्टैंडर्ड कैपेसिटी आपने सेलेक्ट किया है आउटडोर का, यहाँ पे आपने प्रिलिमिनरी सिलेक्शन किया आउटडोर यूनिट का, इसका स्टैंडर्ड कैपेसिटी, उसके बाद करेक्शन वैल्यू ऑफ इंडोर टेम्परेचर कंडीशन, जो भी इंडोर टेम्परेचर का करेक्शन वैल्यू आया है, उसके बाद करेक्शन वैल्यू ऑफ आउटडोर टेम्परेचर कंडीशन, उसके बाद करेक्शन वैल्यू ऑफ आउटडोर टेम्परेचर हीटिंग और कूलिंग दोनों। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें करेक्शन वैल्यू बाय कनेक्टिंग पाइप लेंथ एंड लिफ्ट बिटवीन इंडोर आउटडोर यूनिट। तो जो भी आपका टोटल एक लेंथ के वजह से जो भी करेक्शन वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आउटडोर यूनिट डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी आपको देखना है, तो करेक्शन वैल्यू ऑफ आउटडोर यूनिट डाइवर्सिटी ओनली ओवर 100% आपको लेना है। और डाइवर्सिटी क्या होता है मैं बता दूं। डाइवर्सिटी होता है आपका कनेक्टेड इंडोर यूनिट टू द सेलेक्टेड आउटडोर यूनिट। ये आपका इंडोर आउटडोर यूनिट का रेशियो होता है। तो ये कोई वास्ट टर्म नहीं है जो कि समझने में दिक्कत हो। तो आइए सिलेक्शन कर लेते हैं इसका भी। अब करेक्टेड कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट निकालने के लिए आपने यहाँ तो आइटम लिख लिया जिसको मल्टीप्लाई कराना है आपको। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कैपेसिटी हमने सेलेक्ट किया था कूलिंग कैपेसिटी और हीटिंग कैपेसिटी। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 61.5 किलोवाट कूलिंग था और हीटिंग था मेरा 69 किलोवाट का। तो वो चीज़ यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने। उसके बाद अब इंडोर यूनिट टेम्परेचर। अब इंडोर यूनिट टेम्परेचर का करेक्शन वैल्यू कितना था, इंडोर करेक्शन यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इंडोर में टेम्परेचर आ जाएगा, पाइपिंग आ जाएगा। अब टेम्परेचर करेक्शन में कूलिंग का 1 है, हीटिंग का 1 है, जो कि यहाँ पे लिख दिया है। इंडोर में कूलिंग का 1 हो गया और हीटिंग का 1 हो गया। उसके बाद देखेंगे आउटडोर टेम्परेचर करेक्शन। अब आउटडोर टेम्परेचर करेक्शन में इसको निकालने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि फिर से चार्ट पे जाना पड़ेगा आउटडोर टेम्परेचर में। अब आउटडोर टेम्परेचर फिर आप हीटिंग के लिए भी निकालेंगे और कूलिंग के लिए भी निकालेंगे। अब ठीक है, अब हीटिंग के लिए दोनों को निकालने के लिए आप चले जाएंगे इस चार्ट पे। जैसे कि ये चार्ट आपका कूलिंग का चार्ट था, इस चार्ट में आप देखेंगे ये चार्ट आपको जो नज़र आ रहा है, इस चार्ट से आप निकालेंगे आउटडोर का करेक्शन वैल्यू। अब कूलिंग के केस में आउटडोर का टेम्परेचर कितना था,
35 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब और हीटिंग में 6 डिग्री और 3 डिग्री वेट बल्ब। तो 35 डिग्री ड्राई बल्ब पे अब हम देखेंगे 35 डिग्री ड्राई बल्ब पे जैसे ये इंक्लाइन लाइन को हम टच करेंगे उस लाइन से आप कैपेसिटी करेक्शन वैल्यू पे चले जाइए। तो 35 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1, तो वो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। अब आउटडोर टेम्परेचर निकालना है आपको हीटिंग के लिए, आउटडोर टेम्परेचर का करेक्शन वैल्यू। अब हीटिंग का निकालने के लिए फिर हीटिंग वैल्यू वाले चार्ट पे चले जाइए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आउटडोर एयर का यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में जाने के बाद आपको वेट बल्ब का वैल्यू लेना पड़ेगा। वेट बल्ब कितना दिया हुआ था अपना 3 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब। अब 3 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब पे आप देखेंगे, अब मान लीजिए ये माइनस हो गया, 0 हो गया, प्लस हो गया, तो 1 2 3, 3 का लाइन कौन सा है, 0 के बाद 1 2 3, ये लाइन आपको मिल रहा है 3 का। अब ये लाइन जो है आपको इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को कहाँ पे, एक लाइन मैं ऐसे बना देता हूँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जाने के बाद आप देखेंगे इस पॉइंट पे कितना मिल रहा है, लगभग 0.9 और 0.1 के 1 और 0.9 के बीच में, लगभग सेंटर में है तो 0.95 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसका 0.95। फिर उसके बाद आपका कनेक्टिंग पाइप लेंथ लिफ्ट निकालना था आपको 0.92 0.97, जो कि आपका हीटिंग और कूलिंग वैल्यू के लिए जो निकला हुआ है वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। अब मान लीजिए आपको आउटडोर यूनिट डाइवर्सिटी निकालना है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी कूलिंग के लिए भी और हीटिंग के लिए भी आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो हम लोगों ने मशीन सेलेक्ट किया था, तो जब भी आप मशीन सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसका आप एक इस तरह का राइजर डायग्राम बनाते होंगे, तो इस तरीके का आप बनाएंगे, ठीक है। अब तो कैपेसिटी रैंक के कैपेसिटी कोड के अकॉर्डिंग, एचपी के अकॉर्डिंग, तो आपको ये साथ साथ ये कैलकुलेट करना होगा कि आपने जो इक्विपमेंट सेलेक्ट किया है जो इंडोर का कैपेसिटी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक कॉलम ऐड करके आप एचपी भी लिख सकते हैं मशीनों का। तो अभी मेरे पास एचपी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि एचपी में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। तो 61.3 डिवाइड बाई हम कर देंगे 3.516, ये हमारा किलोवाट आ गया। अब ठीक है, किलोवाट को मैंने टनेज में चेंज कर दिया। अब टनेज में चेंज करने के बाद इसको मैं चेंज कर देता हूँ एचपी में, ठीक है। अब जो कूलिंग का मेरा एचपी कितना आ गया 21.7, और हीटिंग का भी मैं निकाल देता हूँ डिवाइडेड बाई 3.516, उसके बाद डिवाइडेड बाई कर देते हैं हम यहाँ पे डिवाइड बाई 0.8, तो 24. ये एचपी में चेंज होके आ गया, इतने एचपी का मशीन कनेक्शन है। तो ये निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा चार्ट में डाइवर्सिटी के लिए, कूलिंग का डाइवर्सिटी निकालने के लिए ये चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। करेक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट डाइवर्सिटी। अब हमारा जो डाइवर्सिटी आ रहा है कितना है, तो डाइवर्सिटी जो होता है वो कनेक्टेड इंडोर यूनिट डिवाइडेड बाय आउटडोर यूनिट होता है सिलेक्टेड। तो इंडोर यूनिट का वैल्यू हमारा कितना आया है 21.79, डिवाइड कर देंगे हम 22 से, तो 0.99 यानी कि 100% डाइवर्सिटी आ रहा है। तो हम जाएंगे चार्ट में, तो यहाँ पे इंडोर यूनिट का जो टोटल कैपेसिटी रेशियो दिया हुआ है, अब 100% हमारा आ रहा है यहाँ पे। इस 100% पे मैंने ये लाइन खींच दिया। अब ये करेक्शन वैल्यू फिर इस पॉइंट पे देखेंगे, तो जो भी ये इस लाइन को जो कनेक्ट कर रही है, जो डॉटेड लाइन हमको दिख रहा है, तो इस लाइन को हम इंटरसेक्ट करेंगे आपको करेक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे करेक्शन वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इस करेक्शन वैल्यू को मैंने अब कूलिंग के लिए यहाँ पे इंटर कर दिया। अब से हम हीटिंग के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हीटिंग में आपका कितना है 24.49 डिवाइडेड बाई 22 कर देंगे, तो 111% है, ये नियरली इक्वल टू 100% है ये भी। तो इंडोर यूनिट का डाइवर्सिटी जो था, अब यहाँ पे जाएंगे 100% पे, इसका भी देखेंगे। 100% में देखने के बाद आप देखेंगे इस लाइन को दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, तो अब हमें यहाँ जो वैल्यू मिल रहा है वहाँ वो भी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो अब हीटिंग के लिए भी हम लिख देंगे 1।
उसके बाद जो आउटडोर यूनिट का करेक्शन वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला क्या था कि जो भी हम करेक्शन वैल्यू निकाले हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी करेक्शन कैपेसिटी का आउटडोर यूनिट का निकलेगा वो भी जितने करेक्शन वैल्यूज़ निकले हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन। तो G33, 35 जितने भी आउटडोर कैपेसिटी, इंडोर टेम्परेचर, आउटडोर टेम्परेचर, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया मेरा 56.6। सेम ऐसे ही हीटिंग के लिए भी जितने ये वैल्यू आपको आपने निकाला है उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए करेक्शन कैपेसिटी आउटडोर यूनिट का भी। अब आपको फिर करेक्शन कैपेसिटी सी निकालना है। करेक्शन कैपेसिटी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करेक्शन कैपेसिटी जो सी होता है इसका फार्मूला आपको दिया हुआ है करेक्टेड कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट। तो जो भी आउटडोर यूनिट का करेक्टेड कैपेसिटी आया है कूलिंग और हीटिंग और कूलिंग का जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ईच इंडोर यूनिट स्टैंडर्ड कैपेसिटी। जो भी इंडोर यूनिट का स्टैंडर्ड कैपेसिटी है यहाँ पे इंडिविजुअल रूम्स के लिए, डिवाइडेड बाई कर देंगे टोटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ इंडोर यूनिट, डिवाइड बाई जो टोटल यहाँ पे इंडोर यूनिट का कैपेसिटी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे जैसे मैं क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया है तो कौन कौन सा वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे G44 इंटू G14/G26। तो जो भी आपका करेक्टेड कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट था किलोवाट में टोटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड कैपेसिटी का इंडोर यूनिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कैपेसिटी टोटल इंडोर यूनिट का जो भी आया हुआ है। ठीक है, सेम वैसे ही इस फार्मूला को आप क्या करेंगे कि सारे सेल्स में अप्लाई कर देंगे। सेम वैसे ही हीटिंग के लिए जो भी हीटिंग का करेक्टेड वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड कैपेसिटी हीटिंग डिवाइडेड बाय हीटिंग कैपेसिटी ऑफ इंडोर यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ इंडोर यूनिट। हीटिंग का करना है तो हीटिंग और कूलिंग का करना है तो कूलिंग से डिवाइड कर देंगे। फिर इस फार्मूले को सारे सेल्स में अप्लाई कर दिया मैंने, हर एक इंडिविजुअल रूम्स के लिए अलग अलग। तो उसके बाद जो निकल के आ गया आपका करेक्टेड कैपेसिटी 56.6, उसके बाद 63.6। अब सिलेक्शन करते टाइम आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है, आपको जो भी कैपेसिटी आएगा सी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एयर कंडीशनिंग लोड के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अब जैसे देखेंगे ऑफिस 1 के लिए कैपेसिटी सी जो दिया हुआ है 6.6 और 7.4, और यहाँ पे कितना था 6 और 6.2। तो एयर कंडीशनिंग लोड से हमारा ये ज़्यादा है तो ओके है। और आप ओवरऑल भी देख सकते हैं 56.6 और 51.4 और 52। तो वैसे भी करेक्टेड कैपेसिटी जो सी है हमारा वो मैक्सिमम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जजमेंटल। अब हमें रिजल्ट देखना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैंने इंडोर यूनिट का कंडीशन लिख दिया। तो जो भी फ्लोर था, रूम्स हो गया, फिर एयर कंडीशनिंग लोड हो गया एज पर कूलिंग कैपेसिटी और हीटिंग कैपेसिटी जो भी हमारा हीट लोड में आया हुआ था। उसके बाद मॉडल सिलेक्शन हो गया, जो हम लोग इंडोर यूनिट का सिलेक्शन किए थे यहाँ पे, उस मॉडल को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए मॉडल नेम। और इन मॉडल नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन मॉडल नेम्स के अकॉर्डिंग आपने जो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट किया था 22 HP का आउटडोर यूनिट या स्टैंडर्ड कैपेसिटी के बेस पे, तो वो आपका यहाँ पे आ गया 22 HP का आउटडोर यूनिट सिलेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद जो करेक्शन कैपेसिटी आपने निकाला है, ये वो करेक्टेड कैपेसिटी आप यहाँ पे लिख दीजिए जो भी वैल्यू निकाला था आपने। अब जजमेंटल रिपोर्ट रिजल्ट्स, अब इसमें कूलिंग और हीटिंग के लिए देखना है। ठीक है, अब कूलिंग और हीटिंग के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आपका कैपेसिटी सी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एयर कंडीशनिंग लोड के है देन ओके है एंड सिलेक्शन एंड हो जाएगा आपका। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा इक्विपमेंट्स का। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, इफ़ अगर I52 ग्रेटर देन D52, अगर जो I52 है वो अगर D52 से ज़्यादा है तो ओके है,
अगर कम है तो नॉट ओके। जैसे कि यहाँ पे 6 है एयर कंडीशनिंग लोड और यहाँ 6.6, अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो एज पर कंडीशन ये लेस देन हो जाएगा, तो ये नॉट ओके। ठीक है, तो इस केस में आपको यहाँ पे आउटडोर यूनिट का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो आउटडोर यूनिट का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक मान लीजिए 22 है तो इसको 24 का आउटडोर यूनिट सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हीटिंग में 6.2 है, 7.4 है, तो अगर मैं यहाँ 5.6 का सेलेक्ट करता हूँ तो ये नॉट ओके हो जाएगा। तो इसलिए आपको आउटडोर यूनिट कैपेसिटी चेंज करना पड़ेगा। तो आप प्रोसेस को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से मन लगा के, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जो अब हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, फाइनल सिलेक्शन ये मिला कि हमारा जो हीटिंग लोड और कूलिंग लोड था, हीटिंग लोड 51.4, हमारा सेलेक्टेड लोड है 56.6 और हीटिंग लोड है 52 और करेक्टेड का फाइनल हमारा है 63.6। क्योंकि आपको लेटर ऑन आपको एयर बैलेंसिंग करना होता है। मान लीजिए अगर आप इक्विपमेंट सिलेक्शन करते हैं, वो कम कैपेसिटी का इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एयर बैलेंसिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको प्रॉपर सिलेक्शन के लिए इन सारे प्रोसीजर का फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो मैं ये जो SMSI का एप्लीकेशन मैनुअल है, इस मैनुअल को मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके सीख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने मार्क किया वो मार्क मैं ऐसे ही रहने दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, इक्विपमेंट सिलेक्शन करके दिखाऊंगा और पूरा पाइपिंग का राइजर डायग्राम इस तरीके का मैं पूरा राइजर डायग्राम बना कर दिखाऊंगा, जो तोशिबा का सिलेक्शन टूल सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर के मदद से। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।